आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। मैं हरिराम यादव आप सभी दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज बातचीत करेंगे सत्तरघाट पुल के बारे में। और आज हम पहुंचे हैं बैकुंठपुर क्षेत्र में और आज बातचीत कराएंगे आप सभी को हम बैकुंठपुर क्षेत्र के जिला परिषद और इस सत्तरघाट पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय विजय बहादुर जी उर्फ रवि रंजन यादव जी से। और बात करेंगे हम सर जिला। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा हम करते हैं कि आपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे हाथ तक पहुँचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जिला प्रशासन द्वारा सत्तरघाट पुल अप्रोच सड़क को काट दिया गया, जिसमें सरकार चाहती तो इस रोड का पुलिया का निर्माण पहले से करा सकती थी। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सत्तरघाट लाखों जन आकांक्षाओं का प्रतीक यह सेतु बड़ी लंबे संघर्ष के बाद, लंबे आंदोलन के बाद सड़क से लेके सदन और पटना के राजभवन से लेके सतमूर्ति भवन तक हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किए हैं, न्याय यात्रा निकाले हैं, पैदल यात्रा करके अपने मांगों को लेकर हम लोग कई बार अन्य मार्ग में भी जाकर मुख्यमंत्री से मिले। इसके लिए अटका पटका पटकी, इसके लिए कई बार हम सबों को जेल भी आना जाना पड़ा। तब जाकर 20 अप्रैल 2012 को केसरिया प्रखंड के बच्चा प्रसाद कॉलेज के प्रांगण से मुख्यमंत्री ने 42 माह के एग्रीमेंट पर और 350 करोड़ रुपये के लागत से इसका शिलान्यास किया। और समय लगा, 3.5 बरस का एग्रीमेंट पर हुआ, लेकिन लगभग 8 वर्ष लग गया। देर ही बला, लेकिन देर लगा कोई बात नहीं है, लेकिन उद्घाटन के 29वें दिन में ही यह सत्तरघाट का अप्रोच पथ एक छोटा सा बार में इसको अपने धारा में प्रवाहित कर कर लेके चली गई। फिर यह पूरे लाखों लोगों के मन में आया, पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा कि यह नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटित यह पथ केवल 29 दिन में ही बह जाता है। यह सरकार की नाकामी थी और क्या कहा जाए, इसमें बहुत सा लोगों पर मुकदमा हुआ, बहुत सा लोग हमारे जेल गए, बहुत सा लोगों को भय के साथ गांव को छोड़ना पड़ा। और आपने कहा कि सरकार चाहती तो पहले भी इस पर विचार कर सकती थी। सच्चाई है कि जुलाई महीने में यह बाढ़ आया था और जुलाई महीने में ही क्या बोलते हैं ये अप्रोच पथ बह गया था। बहुत काफ़ी समय मिला। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस स्थल पर आए। जांचोपरांत उन्होंने कहा कि इस अप्रोच पथ में लगभग 3 या 4 पुलिया बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। हम लोगों को लगा कि सचमुच मुख्यमंत्री आए हुए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं किसी भी चीज़ पर मैं राजनीति नहीं करता हूं। इसको अस्थाई और टिकाऊ के लिए हमेशा यह पथ, यह सड़क सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए पुलिया हम लगाएंगे। देखते देखते हम लोग देख लिए, लेकिन जब बाढ़ आया तो अंत में यह अप्रोच पथ को काट दिया गया ताकि जो छरकी है आदमापुर, सलेमपुर, शीतलपुर, पकहा, उसरी वाला जो छरकी है, इस पर मेरा बांध सुरक्षित रहे, इस पर दबाव न पड़े। लेकिन यह गंडक नदी का क्षमता है लगभग 10 लाख क्यूसेक पानी रखने का, लेकिन मात्र 4 लाख पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया। तो क्योंकि जानते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे इस घटना स्थल पर जहाँ बांध टूटा हुआ था, खुद उनके आला अधिकारियों सहित पूरे बिहार की सारा सिस्टम यहाँ पहुँच गई थी। तो अपने किए हुए यानी अपने नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने इस पथ को कटवा दिया। जी सर। और जब अब तो पुल अप्रोच रोड काट दिया गया, क्या यहाँ फिर से अप्रोच रोड का निर्माण होगा या सर पुलिया का निर्माण किया जाएगा? सर आपके राय से क्या लगता है? देखिए, यह अप्रोच पथ में पुलिया की तब से पहले ही बोल दिए कि काफ़ी आवश्यकता है, केवल वहाँ पुल खड़ा कर दिया गया है। अप्रोच पथ जब तक मेरा मजबूत नहीं होगा, उसमें पुल पुलिया नहीं होगा। चूँकि बाढ़ जब आएगा तो अगर पुल पुलिया नहीं होगा तो पानी दोनों तरफ उठना शुरू हो जाएगा। जब उठना शुरू होगा तो इस अप्रोच पथ पर दबाव हो जाएगा। अप्रोच पथ जो बना हुआ है केवल बालू का भीत खड़ा कर दिया गया है। थोड़ा सा पानी आता है वो भरने लगता है और स्वतः जब ऊपर से बारिश और नीचे से बाढ़ होता है, जब दबाव पड़ता है तो वह अपने आप धंस जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें तो बहुत पहले ही
अच्छा सर, और सर और कुछ मुख्य बिंदु पर भी बात करेंगे हम, जो सर कि गंडक नदी के तटबंध पे जो पकहा गांव बसा हुआ है, वो थोड़ी सी पानी आ जाने पर भी वो गांव डूब जाता है। और ये बहुत दिनों से वो समस्या पकहा गांव के लोग झेलते आ रहे हैं सर। क्या आज भी वो समस्या का सामना और आगे भी करेंगे, या इस समस्या से छुटकारा पाएंगे? देखिए, वह आसानी से पकहा को हमेशा के लिए बाढ़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। जो गाइड बांध है, सत्तर घाट में जो गाइड बांध है दोनों तरफ से, जब जहाँ पुल है, एक चला गया है शीतलपुर होके हुए फिर जमींदारी बांध की ओर, और फिर चला गया है सत्तर घाट से पकहा और उसरी की ओर जो गाइड बांध जाती है, मात्र 3 से 4 किलोमीटर, यानी उसरी के जो जमींदारी बांध है उसमें गाइड बांध को अगर सटा दिया जाता है, उसमें संपर्क स्थापित करा दिया जाता है, तो केवल पकहा ही नहीं, उसमें बहरामपुर, शीतलपुर और चिवटाहा का कुछ पंचायत जो हिस्सा है वो भी बने, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा और कम से कम हजारों हजार लोगों का जो आबादी है, जो हर वर्ष बाढ़ से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो काफ़ी हैरान और परेशान रह रहा है, उसे छुटकारा पाया जा सकता है। सर, और ये सत्तर घाट अप्रोच पथ जो भंग हो गया सर, ये क्या सारण और चंपारण के लोगों को क्या परेशानी है? तो आप इस परेशानियों से कुछ हद तक तो अवगत होंगे, और आपकी क्या परेशानी रही होगी और यहाँ के लोगों की क्या परेशानी रही होगी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। देखिए, ये हम लोग का नारा ही था, लाखों सपने एक समाधान, सत्तर घाट पर हो पुल निर्माण। जब पुल निर्माण हो गया तो केवल बैकुंठपुर और केसरिया के लोगों में ही खुशी नहीं, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर सहित गंगा नदी पार करके छपरा, आरा, अनोखा, नटवर, चंदौली यानी बनारस तक के लोगों में खुशी हुई। और सबसे बड़ा है बात है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया, जिन्हें दर्शनार्थ हेतु देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। और व्यवसायियों के लिए विशेष रूप से साहेबगंज जो है, साहेबगंज बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ केसरिया बहुत बड़ा मार्केट है। केसरिया दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों से भरा पूरा हुआ है, और लोगों का रोटी बेटी का काफ़ी जो है सो इस पार से उस पार लगाव है। बहुत मतलब बहुत पुराने जमाने से यहाँ तो माने लोग कहते हैं कि सत्तर घाट का नाम था सतहत्तर घाट, माने 77, चूँकि यह जो सत्तर घाट है, इस सड़क एक आती है उत्तर प्रदेश कुशीनगर से मैरवा धाम होते हुए, एक मीरगंज टू सत्तर घाट इस पथ का नाम है, एक सत्तर घाट छपरा टू सत्तर घाट इसका नाम है, एक जो है मोतिहारी टू सत्तर घाट, एक है बेतिया टू सत्तर घाट। और इसको बौद्ध परिपथ में भी भारत सरकार के द्वारा, पूर्व जो भारत सरकार का थी, जो यूपीए की सरकार जिसको कहते हैं, उसको बौद्ध परिपथ में भी चिन्हित किया गया है। और इतना ही नहीं, इस पथ को लेकर सत्तर घाट, सतहत्तर घाट के नाम से जो पहले जाना जाता था नारायणी नदी के, तो यहाँ लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या से चले थे तो जनकपुर इसी मार्ग से गए थे, और यहीं पर उन्होंने खलेवा किया था। और चारों तरफ से जे भी उस देश में, चूँकि राजा के बेटा थे, पूरे देश दुनिया उनका साम्राज्य था, तो सभी लोग इसी सतहत्तर घाट पर, जो आज वर्तमान में सत्तर घाट पड़ा हुआ है, इसी सत्तर घाट पर सब इकट्ठा होकर जनकपुर के लिए प्रस्थान किए थे। सर, जो गंडक नदी है, और हम लोग हमेशा बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, माल जाल हर धन से हर तरह से हम लोग का क्षति होता है। क्योंकि एक बार बाढ़ आ जाता है तो लगभग हम लोग 100 मतलब कि 2 साल 3 साल पीछे चले जाते हैं। तो क्या आपका क्या राय हो सकता है कि हम लोग बाढ़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ताकि इसमें बाढ़ ना आ पाए? इस बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए हर सरकार फंडिंग करती है, बांध की व्यवस्था करवाती है, पुलिया की व्यवस्था करवाती है, फिर भी हम लोग बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, सरकार अगर चाहती और सरकार के नुमाइंदे चाहते, सरकार के इलेक्टेड सेलेक्टेड पर्सन अगर चाहता, तो इस बार का स्थायी समाधान हो जाता। और यहाँ के लाखों लाख जो जनता है जो हर वर्ष बेहाल होती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, इन लोगों का खेती जो भूमि फसल नष्ट हो जाता है, हमारी सड़कें संपर्क टूट जाती हैं, कई महीना तक विद्युत व्यवस्था बाधित रहता है, और माल मवेशी सहित बाल बच्चे, बूढ़े जवान, सबको अत्यंत कठिनाइयों को जो सामना करना पड़ता है, नहीं होती। लेकिन यहाँ के नेता ही ये नहीं चाहते हैं। अभी जो काम हो रहा है, बांधों में काम हुआ, जहाँ बुरियों में
बालू देना था, वहाँ मिट्टी रख दिया गया। जहाँ रिपेयरिंग के नाम पर लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपया दिया गया सरकार के द्वारा, वहाँ 3.5 टोली भी माटी नहीं दिया गया। बोल्डर पिचिंग के नाम पर जो राशि आवंटित की गई उसमें उतना राशि खर्च नहीं की गई। जियो बैग के नाम पर आदमापुर मुंजा में जो 24.25 करोड़ रुपया के लागत से जो काम चल रहा है उसमें 5 लाख रुपया भी नहीं खर्च हुआ, उसको लूट लिया गया। सारण का रिटायर बांध पर 4.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उसके रिपेयरिंग के लिए, उसमें भी 4 लाख रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो मिला जुला कर नेता और सरकार अगर चाहती तो गरीब कमज़ोर जो बाढ़ से हर वर्ष प्रभावित होते हैं, बर्बाद होते हैं, लोग मारे जाते हैं, वो हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन नेता चाहता है कि बाढ़ आएगा, मेरा हनुमान होगा, मेरे लिए एक पर्यटक होगा, मुझे कुशीनगर, बनारस, अन्य जगहों देशी विदेश में खर्च करके पर्यटकों का लाभ लेने के लिए नहीं जाना पड़े। खुद पर्यटक बाढ़ जब आएगा तो पर्यटक का दृष्ट हो जाएगा, देखने योग्य दृष्ट हो जाएगा, जाएंगे फोटो खिंचवाएंगे। हम लोग मरेगा तो हम जाकर आंसू 8 आंसू बहाएंगे, लेकिन भीतर से जश्न मनाएंगे। मतलब कि हालांकि यहाँ के जो भी नेता हैं, चाहे प्रेजेंट में हो या मतलब पूर्व में हो के जो नेता हैं, वो या नहीं चाहते हैं कि ये बांध की मरम्मत अच्छी तरह से हो और ये बाढ़ न आए, क्योंकि बाढ़ जब तक आता रहेगा जब तक कमाई होता रहेगा और पॉकेट गर्म होते रहेंगे। ठीक है सर, आपसे बात करके हमें आपके द्वारा कि इसकी बांध की क्या क्या कमी रही होगी, और फिर मिलेंगे आपको हम नए एपिसोड में। जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।